Okay, good morning class. I'm your history teacher and here I am with the explanation of chapter 2, the growth of nationalism. Okay, so before we start the explanation of the chapter, better you guys open with the book and take all the required stationery like pen or pencil with the notebook so that you can note down all the related query or the vocabulary where it needs to be. So the chapter name is the growth of nationalism. So growth is development, nationalism. What is nationalism? So in the simple words, nationalism. See, there is a word is nation. That stands for Rashtra, Desh, nation, and nationalism word stands for that is a feeling towards to our nation. ठीक है, तो हिंदी में अगर हम इस बात करें तो नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, यानी हमारे देश के प्रति हमारी भावना, फीलिंग्स, तो दैट इज़ नेशनलिज्म. ओके, तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म. ठीक है, किस तरीके से इसकी डेवलपमेंट नेशनलिज्म एक लोग से एक नेशन से दूसरे नेशन में ये डेवलप होती गई नेशनलिज्म की. सो द फर्स्ट पैरा, लुक एट द फर्स्ट पैरा. नेशनलिज्म इज़ अ शेयर ग्रुप फीलिंग ऑफ अ जोग्राफिकल रीजन. तो अगेन वही, ये नेशनलिज्म क्या है? अ शेयर ग्रुप फीलिंग्स और आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल of the individual area or particular area having the same feelings towards to their nation is called nationalism. तो particular area in the sense as in country, in the as in nation. ओके, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. ये हमें कैसे दिखाई देती है, ये हम कैसे रिप्रेजेंट किए, कैसे एक्सप्रेस्ड हो सकती है? दैट एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा यानी विचार, और बिलीफ दैट इन्वॉल्व्स नेशनल आइडेंटिटी, और जो कि क्या ये दिखाता है जिस राष्ट्र में जिसमें राष्ट्र में प्रति अपनी पहचान शामिल है. अब जैसे देखिए, हम अब इंडिया की बात करें तो हम, ये हमारी नेशन है इंडिया, तो हम हमारी आइडेंटिटी दैट वी बिलोंग्स टू दी इंडिया, वी आर इंडियन, तो दैट इज़ अ नेशनल आइडेंटिटी. It is a feeling by a large group of people. Yes, not only few people, some people, but it's a feeling, shared feeling with a number of people of the nation who share the same culture, जिनके क्या सेम कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज एक्सेट्रा होते हैं, टू फॉर्म एंड द इंडिपेंडेंट नेशन. और ऐसे लोग जो ऐसी राष्ट्र, ऐसे नेशन के लोग जो सेम देश के प्रति सेम सोच, सेम भावना रखते हैं नेशन के प्रति, तो वो क्या फॉर्म होता है, यानी इंडिपेंडेंट नेशन. जैसे कि मतलब उस नेशन में जब लोगों की सोच एक होगी तो वो क्या, दे आर फ्री टू यूटिलाइज देयर राइट्स टू टेक डिसीजन in terms of their for better. Next, the growth of nationalism is नेशनलिज्म उभरा एज ए वाइटल यानी इम्पॉर्टेंट फोर्स, एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट ताकत के रूप में ड्यूरिंग दी 19th सेंचुरी के दौरान. ये वो समय था जब नेशनलिज्म एक मतलब लोगों में इतनी जागरूक हो गए थे, एक इम्पॉर्टेंट बड़ी और इम्पॉर्टेंट ताकत के रूप में उभरी. द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ब्रॉट, ये जो आइडिया था, विचारधारा थी नेशनलिज्म की, ब्रॉट लाई अबाउट मेजर चेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव, चेंजेस इन द सोशल एंड पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑफ यूरोप एंड अमेरिका में अलग अलग क्षेत्र में, सोशल हो चाहे वो पॉलिटिकल वो वर्ल्ड हो, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले. दी एंड रिज़ल्ट, और अंतिम परिणाम अगर हम बात करें एंड रिज़ल्ट की, ऑफ दी स्वीपिंग चेंजेस, यानी जो अलग अलग पॉलिटिकल एरिया हो या सोशल लेवल पे हो, बहुत सारे चेंजेस, बदलाव हुए. वॉज द डिमांड फॉर द इक्वलिटी एंड लिबर्टी. तो कौन से अगर हम देखें तो सरफेस पे किस बेस पे चेंजेस हुए? दैट इक्वलिटी मतलब जब लोग एक साथ एकजुट, एक सोच से एक साथ होने लगे, तो वो क्या, इक्वलिटी यानी सारे लोग समान हैं, कोई क्लास नहीं, रिच क्लास, मिडिल क्लास, दैट इज़ नॉट, मतलब अ पर्सन नेवर बी जज एज पर द बेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस, यानी जास्ट क्रीड हो, कास्ट हो या फाइनेंशियल हो, सब लोग सेम है. एंड लिबर्टी, स्वतंत्र, एवरी वन इज इंडिपेंडेंट टू टेक देयर ओन डिसीजन. और ये कहाँ की, बोथ इन फ्रांस एंड अमेरिका. नाउ अब द नेशन स्टेट, जो राष्ट्र के आसपास की नेशन स्टेट्स क्या होती हैं? नेशन स्टेट्स राष्ट्र के जो राज्य होते हैं,
इमर्ज उभरे इन अ प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। यानी डायनेस्टिक का अगर हम बात करें तो डायनेस्टिक क्या एक लंबे समय तक, यानी ये जो पुराने एम्पायर थे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो राज करते आ रहे थे, वो इन द प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। तो नेशन स्टेट ऐसे उभरे जहाँ पे ये जो फीलिंग्स थी वो स्प्रेड होने लगी, और धीरे धीरे ये जो निरंकुश शासन यानी निरंकुशानी जो एम्पायर था, जो पुराने ज़माने से लोग पीढ़ी दर पीढ़ी राज करते आ रहे थे, उसमें भी चेंजेस होने लगे। हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्न स्टेट हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। जबकि अगर हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट था मॉडर्न स्टेट का बहुत समय से डेवलपिंग होता हुआ आ रहा था, शुरू हो गया था यूरोप में। इन दिस न्यू कॉन्सेप्ट, इस न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आ सेंट्रलाइज पावर यानी केंद्रीय शक्ति, यानी सारे लोग इकट्ठे होकर दैट के सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज उसका प्रयोग करने लगे। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उनकी सोच इकट्ठी होती है तो उनकी पावर भी बढ़ती है। तो वो लोग ये इकट्ठे होकर क्या एक्सरसाइज करके सोवरेन कंट्रोल करने लगे ओवर अ वेल डिफाइंड टेरिटरी। किस पर? अच्छी तरह से स्वतंत्रता का नियंत्रण का मतलब अपने टेक ओवर करने लगे, अंडरटेक करने लगे, और उस पर उसे यूटिलाइज करने लगे इन टर्म्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन नेशन। दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 वॉज द फर्स्ट क्लियर रिफ्लेक्शन। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 फर्स्ट रिफ्लेक्शन था, एक क्लियर पहला और सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन यानी व्यक्त किया गया ऑफ द नेशनलिज्म की फीलिंग्स को। ये वो समय था जब बहुत अच्छे लेवल पे ये नेशनलिज्म की भावना उभर के आई। लोग इस सोच से इसके इस मुहिम में जुड़ने लगे। इन द वेक ऑफ द French Revolution, the constitution and political changes led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a group French of citizen। तो जो शुरुआत में इन द वेक ऑफ जैसे ही ये नेशनल की भावना बढ़ने लगी फ्रेंच रेवोल्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान और पॉलिटिकल चेंजेस, संविधान यानी हमारे लॉज में और हमारी राजनीतिक व्यवस्था में चेंजेस होने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ट्रांसफ़र सोवरेनिटी जो ओनरशिप थी, जो एक तरह से वो ओनरशिप जो सोवरेनिटी फ्रॉम दी मोनार्ची, जो बड़े लंबे समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी साम्राज्य मतलब मोनार्ची लाइक पुराना जो साम्राज्य था, बड़े मतलब लाइक जो पहले राजा महाराजा पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे थे, शासन करते हुए आ रहे थे, वो भी ट्रांसफ़र होने लगे किसमें, द लोकल पीपल ऑफ द फ्रेंच सिटीजन्स। सो द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म वॉज नॉट एक्सप्रेस ओनली थ्रू वॉर एंड टेरिस्ट्रियल एक्सपेंशन। तो अगर हम नेशनलिज्म ग्रोथ की बात करें तो केवल टेरिस्ट्रियल एक्सपेंशन यानी क्षेत्र सीमा के विस्तार या फिर वॉर यानी युद्ध के आधार पर ही इस बात का अंदाज़ा नहीं लग सकता कि किस नेशनल ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म की, बल्कि ऑल्सो कल्चर ऑल्सो प्लेड इन सिग्निफिकेंट रोल इन दी डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन। बल्कि कल्चर ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किस चीज़ के डेवलपमेंट में, कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन के। द वाइटल एलिमेंट्स टू शेप, वाइटल एलिमेंट्स यानी इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स थे जिन्होंने इस नेशनलिज्म की भावना को, इसकी ग्रोथ को शेप एंड एक्सप्रेस नेशनल फीलिंग्स, ना बल्कि शेप दिया, आकार दिया, रूप दिया, बल्कि रिप्रेजेंट किया नेशनलिस्ट की फीलिंग्स यानी लोग इससे जुड़े हुए लोगों की भावनाओं को रिप्रेजेंट किया। वो कौन सी थी? आर्ट, पोइट्री, म्यूज़िक एंड स्टोरीज। ओके, नाउ द फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइम AD 1789। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 के अकॉर्डिंग वॉज हेल्ड, ये वेलकम किया गया एज अ माइलस्टोन मतलब इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, एज ए बर्थ ऑफ द नेशनलिज्म एंड द मॉडर्न नेशन स्टेट। तो किसके बर्थ का एक तरह से ये अचीवमेंट बना, किसका एक ये वो फ्रेंच रेवोल्यूशन किसके बर्थ का कारण बना, दैट इज नेशनलिज्म और उसकी मॉडर्न स्टेट नेशन स्टेट का। ठीक है, नेक्स्ट तो कंजर्वेटिव अनचेंज रेजिमिस मतलब शासन। तो हालांकि जो कंजर्वेटिव यानी अनचेंज शासन था, ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, किसकी, नेशनलिज्म की पावर को कंसोलिडेट मतलब स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। ये फिर भी नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म, ये जो नेशनलिज्म था एंड नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म यानी स्वतंत्रता की भावना,
वर एसोसिएट किससे लिंक हुई विद द रिवॉल्यूशन इन दिस सर्वे पार्ट ऑफ यूरोप। अब तक यानी जब तक ये इसको स्ट्रेंथन यानी जो कंजर्वेटिव रेजिम थे इसको स्ट्रेंथन देने के लिए कोशिश करता, तब तक वो क्या यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स में लिबर्टी और नेशनल की भावना स्प्रेड हो गई। नेक्स्ट, एज ऑफ रेवोल्यूशंस। एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। तो रेवोल्यूशन ऑफ 1830, द रेवोल्यूशन ऑफ 1830 ब्रोक आउट इन फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, इटली एंड स्विट्जरलैंड। तो कहाँ ये छिड़ गई 1830, रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 के फ्रांस में, बेल्जियम, पोलैंड, इटली एंड स्विट्जरलैंड। इन फ्रांस चार्ल्स 10th यानी कौन, फ्रांस में क्या हुआ, चार्ल्स 10th वॉज ओवरथ्रोन, इसके शासन को उखाड़ फेंका, नेस्तो नाबूद कर दिया। द बेल्जियम रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ब्रोक आउट इन 1830, ये भी 1813 में स्टार्ट हुआ। इट लेड टू द बेल्जियम इंडिपेंडेंस, इसने किसकी नींव रखी, बेल्जियम इंडिपेंडेंस फ्रॉम द नीदरलैंड इन 1839। द पॉलिश अपराइजिंग बिगेन इन 1830 एंड वॉज क्रश्ड इन दी 1830। तो जो पॉलिश अपराइजिंग था ये भी कब शुरू हुआ, 1830 एंड वॉज क्रश यानी दबा दिया गया, ख़त्म हो गया, एंड हुआ 1831 में। इन इटली, अब इटली की बात करें तो द रिवॉल्ट वॉज क्रश्ड बाय ऑस्ट्रेलिया। तो जो रिवॉल्ट वहाँ छिड़ा था, जो क्रांति वहाँ छिड़ी थी, वो किसके द्वारा दबा दी गई, ऑस्ट्रिया। ओके, नाउ द रेवोल्यूशन ऑफ 1848। सो द रेवोल्यूशन ऑफ 1848 वर अ सीरीज ऑफ रिवॉल्ट, यानी ये वो समय था जब एक रिवॉल्यूशन नहीं, अलग अलग तरह की क्रांतियाँ इस पूरे टाइम पीरियड में बहुत अलग अलग जगह पे, अलग अलग पार्ट्स पे, नेशन के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग इस तरह के रिवॉल्ट्स देखने को मिले, स्टार्ट हुए। ठीक है, द ईयर AD 1848 बिकम फेमस एज ऑल्सो नोन और फेमस दैट टाइम विद द नेम ऑफ एज एन ईयर ऑफ रिवॉल्यूशंस। यस, ये वो साल थी जब बहुत सारे सर्वल अलग अलग जगह पे ये कई तरह के रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए थे यूरोप में। द होल ऑफ यूरोप, पूरा यूरोप फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, विटनेस रेवोल्यूशन, गवाह बना इन सारे रेवोल्यूशन का। द रिवॉल्यूशंस इन फ्रांस, अब फ्रांस के रेवोल्यूशन की बात करें तो, एंड इन द जर्मनी एंड इटालियन स्टेट स्ट्रक द रूट्स ऑफ द मोनार्ची। उन्होंने क्या कर दिया कि ये जो फ्रांस और जर्मन और इटली की हम बात करें, जो हम मोनार्ची की बात करें, उनके साम्राज्य की बात करें, तो उन्होंने जड़ पर प्रभाव किया। ये जो रिवोल्यूशन सीरीज से स्टार्ट हुई थी, इस फॉर टाइम बीइंग उन्होंने जी डायनेस्टिक जो पुराने ज़माने से साम्राज्य चला आ रहा था उसके जड़ों में प्रहार किया, उसकी नींव तक हिला दी। दीज रेवोल्यूशंस इज स्प्रिंग फ्रॉम अ शेयर्ड बैकग्राउंड ऑफ, तो ये किस कारण से ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए, देखिए, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, निरंकुश सरकार, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशंस फॉर द मिडिल क्लास, किसकी कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, किसका, मिडिल क्लास का। इकोनॉमिक्स ग्रीवेंसेस, आर्थिक शिकायतें, लोगों को बहुत सारे उस वक्त उसके जो रूलर हुआ करते थे, साम्राज्य चलाने वाले हुआ थे, काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करने लगे। एंड ग्रोइंग नेशनलिज्म, इसी की वजह से ये वो टाइम था कि लोगों में नेशनलिज्म की भावना ग्रो करने लगी। हाउएवर ऑल द रिवॉल्यूशन एंडेड इन द फेलियर एंड रिप्रेशन। हाँ, बहुत से, हालांकि ये पूरे उस समय जितने भी रिवॉल्यूशन डिफरेंट पार्ट्स में स्टार्ट हुए थे, उनका एंड में फेलियर ही था, कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला था, और रिप्रेशन, और उसमें से कुछ ऐसे रिवॉल्यूशन थे जो तो दबा दिए गए थे। सो इन स्पाइट ऑफ दिस, इन सब के बावजूद, सम ऑफ द लिबरल रिफॉर्म्स प्रूव वेरी यूजफुल। इसके बावजूद भी बहुत से रिवॉल्यूशन की वजह से लिबरल, उदार रिफॉर्म्स यानी सुधार प्रूव बहुत ही यूजफुल है। ये ऐसे सुधार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सामने आए जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे। तो होप दिस चैप्टर you guys learn from this chapter explanations a lot, or if you guys having any sort of concern or query related to the chapter explanation, you may text us, you may drop the text as a query. We'll try to resolve each one of your queries while making telephonic conversation as possible. Thank you very much, have a nice day. Now students, we are coming to the book exercise of chapter 2. Choose the correct option from the following. The most important contribution of the French Revolution was the spirit of nationalism. Nationalism is a feeling by a large group of people
who share the same culture, history, language, all of these. Nationalism emerged as a vital force during the 19th century AD. The French Revolution started in AD 1789. The Revolution of 1848 were a series of revolts against monarchy. The Revolution of 1848 were a series of revolts against monarchy. State whether true or false. Nationalism is a shared group feeling of a geographical region. True. The French Revolution took place in AD 1889. False. The French Revolution was hailed as a milestone in the birth of nationalism. True. The Polish Uprising began in 1930. False. The year AD 1848 became famous as the year of revolutions. True. Now come to the fill in the blanks. Nationalism is a shared group feeling of a geographical region. Second, Napoleon built a confederation of 39 German states. Third, Napoleon paved the way for the unification of Italy and Germany. The nation state emerged in place of the multinational dynastic empires. Last, the revolution of 1848 ended in failure and repression. Explain the term nationalism. Nationalism is a feeling that promotes the interest of a group of people with the aim of gaining and maintaining the nation's sovereignty over its homeland. Second question, who pursued the independence of Italy and Germany? Napoleon. Third, what was the idea of nationalism? The idea of nationalism was the feeling of liberty and equality in the countries. When did the Polish Uprising begin? The Polish Uprising began in 1830. Where did the revolutions of 1830 break out? In France, Belgium, Poland and Italy. Some questions. What was the most significant contribution of the French Revolution of 1789 AD? The French Revolution marked the end of monarchy and established a republic in France with the principle of liberty, equality. Second question, write in brief about the growth of nationalism. In this question, we have to write the growth of nationalism. Third question, what was the concept of a modern state? The modern state is a state that has the power in a centralized manner. The sovereign control is exercised by the people over a territory. Write briefly about the revolution of 1830. Fifth question, why do we call the year AD 1848 as the year of revolution? 1848 को year of revolution क्यों कहा जाता है?